हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉकेट जीके। ठीक है, पॉकेट जीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों, देखिए आप पेज नंबर 1 निकाल लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 1 निकाल लीजिएगा और देखिए इसमें ना इस बुक में केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं दिया गया है। लेकिन हमने क्या किया है कि एक एक वाक्य को लेकर के उसको ऑब्जेक्टिव बनाया है, उसके बाद ऑप्शन दिया है और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, अपना क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए तो सही, अच्छा लगेगा। देखिए कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है पुरातात्विक स्रोत अभिलेख, है ना, रेड कलर से। उसके बाद ऐसे लिखा हुआ है पुरातात्विक स्रोत। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। इस तरीके से सर के बुक में लिखा हुआ है और ये पहला वाक्य है। उसके आगे 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 जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते चलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला है। तो देखिए कह रहा है ना पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं, तो इसका आंसर कीजिए। अब आ जाएंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या होगा अब बताइए आप। कहता है कि पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण, पुरातात्विक स्रोतों में जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो क्या है बताइए। पुरातात्विक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलेख। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अभिलेख। ठीक है, चलिए देखिए कहता है अभिलेख पुरानी चीज़ों पर लिखी गई बातें होती हैं जो हमें इतिहास जानने में मदद करती हैं, है ना। पुरानी चीज़ों पे जैसे मंदिर मिल गया या फिर कोई बर्तन मिल गया, फिर सिक्के मिल गए, उस पे क्या होता है, लिखा हुआ होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट में देखिएगा। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, नेक्स्ट वाक्य सर का है, अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित हैं। तो इसका आंसर आप देकर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइएगा थोड़ा। करेक्ट, अभिलेख कहाँ कहाँ मिलते हैं, अभिलेख कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये अभिलेख जो लिखे हुए हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा पत्थर, स्तंभ, तांबे, दीवारों पर, है ना। ये जो अभिलेख लिखे हुए अभी तो बताए थे, लिखे हुए हैं वो पत्थर पे लिखवाएंगे, स्तंभ पे, तांबे पे, दीवारों पे लिखवाएंगे, और कहाँ लिखवाएंगे, है ना। अब देखिए कह रहा है पुराने समय में लोग महत्वपूर्ण बातें पत्थर, तांबे और दीवारों पर लिखते थे जिससे वे बच जाए। मतलब का हम लोग डायरी में लिख कर रखते हैं कि बहुत दिन तक चलेगा, कुछ लिखा हुआ इंपॉर्टेंट रहेगा तो बहुत दिन के बाद अगर जरूरत पड़ेगा तो क्या होगा, हम लोग उसे देखेंगे। तो उस समय डायरी नहीं हुआ करता था, यही पत्थर होता था, तांबा होता था, दीवार पर लिखा जाता था। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 3 नंबर कह रहा है अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। 3 नंबर में आ जाइए। 3 नंबर में क्या हो जाएगा, अब इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर दीजिए। तो कह रहा है अभिलेख को पढ़ने और समझने की विद्या को क्या कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अभी तो आंसर बताए थे, अभिलेखों को पढ़ने और समझने की विद्या को क्या कहते हैं, तो एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। देखिए जब हम पुराने पत्थरों और तांबे पर लिखी बातें पढ़ते हैं यानी कि अभिलेख पढ़ते हैं तो उसे एपिग्राफी कहते हैं। क्लियर? ओके, चलिए 4 नंबर का आंसर देखिए। 4 नंबर सर लिखे हुए हैं, 4 नंबर पॉकेट जीके में लिखा हुआ है सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व बोगाज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले। देखिए सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईस्वी पूर्व बोगाज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले, ये अपना अगला पॉइंट है। तो इस पॉइंट को ऑब्जेक्टिव में बदल दिए हैं, तो इसका आंसर आप कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पुराने अभिलेख कहाँ मिलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पुराने अभिलेख कहाँ मिलते हैं, तो बोगाज कोई मध्य एशिया में मिलते हैं। तो इसका तो कहने का यही मतलब था ना। देखिए कह रहा है ना सर्वाधिक प्राचीन मतलब बहुत ज़्यादा प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज कोई अभिलेख नामक स्थान से ही मिले हैं, और ईस्वी की बात करेगा तो 1400 ईस्वी, है ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है बोगाज कोई नाम की जगह, बोगाज कोई नाम की जगह से बहुत पुराने अभिलेख, बोगाज कोई एक नाम है ना मध्य एशिया का, और उसी वो क्या है कि बोगाज कोई नाम की जगह से बहुत पुराने अभिलेख मिले जो 1400 साल पहले के हैं। अब आइए अब देखिए, अब 5वां पॉइंट लिखा हुआ है इंद्र, मित्र, वरुण और ना सत्य देवता के नाम मिलते हैं, है ना। अब इसका जब हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो कैसे बनेगा, अब इसका आंसर आप कीजिए। कह रहा है कि बोगाज कोई अभिलेख में किन देवताओं के नाम मिलते हैं, तो अभी तो इसमें लिखा हुआ था ना। इसका आंसर बताइए तो क्या होगा, इसका आंसर बताइए। बोगाज कोई कह रहा है कि बोगाज कोई अभिलेख में किन देवताओं के नाम मिलते हैं, तो इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य के नाम मिलते हैं, है ना।
इंद्र, मित्र, वरुण और ना सत्य का नाम मिलते हैं। देखिए इन देवताओं के नाम से पता चलता है कि वे प्राचीन काल के महत्वपूर्ण देवता थे, है ना। इन देवताओं के नाम से पता चलता है कि ये बहुत पुराने प्राचीन काल के देवता थे। अब देखिए 6 पॉइंट है, जो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। अब देखिए ये अगला पॉइंट है, तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकता है, भारत के सबसे पुराने अभिलेख किसके हैं। देखिए इसमें कह रहा ना कि जो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, तो इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर बताइए। कहते भारत के सबसे पुराने अभिलेख किसके हैं, तो अशोक का है, सीधी सी बात है। भारत का सबसे पुराने अभिलेख अशोक का। देखिए भारत में सबसे पुराने अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक के बनाए हुए हैं, जो करीब 300 ईस्वी पूर्व के हैं, है ना, 300 ईस्वी पूर्व का है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है ना, आपको अच्छा लग रहा है ये सेशन, तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइएगा कि हमको अच्छा लग रहा है, ताकि हम अगला जो वीडियो बनाएंगे सेम ऐसे ही बनाएंगे, ताकि आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब नेक्स्ट। अब देखिए 7वें नंबर पे आ जाइए। 7वां नंबर पॉइंट है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसका आंसर आप कीजिए। तो कहता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर अभी तो बताए थे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत के पुरातत्व का बहुत अच्छा काम किया और भारतीय पुरातत्व विभाग का नींव डाली, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, भारत के, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसको देखिए कहते हैं भारत के पुरातात्विक विभाग का जनक कहते हैं। किसको, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है भारतवर्ष। 8वां पॉइंट देखिएगा, 8वां पॉइंट है भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख करके आप आंसर कीजिए। करेक्ट, भारत का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, इसका आंसर कीजिए फटाक से। इसका आंसर बताइए क्या होगा, बताइए, है ना। इसका आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख में। अभी तो बताए थे हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है का भारत का पहला, जो भारतवर्ष लिखा हुआ है ना, भारतवर्ष, ये भारत का पहला उल्लेख, भारतवर्ष है ना, उसका जो पहला उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अब आइए, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, कहता है भारत का सबसे पहला लिखा हुआ उल्लेख हाथी गुम्फा नामक अभिलेख में मिलता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9। अब देखिए इसका आंसर बताइए। कहता है कि एवन राजदूत हेलियोडोरस को बेस नगर यानी विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है। अब इसका आंसर बताइए। इसका क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एवन राजदूत हेलियोडोरस का लेख कहाँ मिला, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए कहाँ मिला, बेस नगर विदिशा में मिला। क्या हो जाएगा, बेस नगर विदिशा में मिला। अब देखिए कह रहा है कि एवन राजदूत हेलियोडोरस का अभिलेख विदिशा के पास गरुड़ स्तंभ पर मिला है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है 10 नंबर अपना, कह रहा है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। मध्य भारत में देखिए कह रहा है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कह रहा है कि मध्य भारत में कौन सा धर्म विकसित हुआ, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा भागवत धर्म। अभी तो बताए थे भागवत धर्म, ठीक है, क्या हो जाएगा अपना भागवत धर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मध्य भारत के अभिलेखों से पता चलता है कि वहाँ भगवान भागवत धर्म का विकास हुआ। अब देखिए 11 नंबर पॉइंट पे आ जाइएगा। आप कह रहा है कि दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आंसर दीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव का आप आंसर दीजिए। इसका कह रहा है कि दुर्भिक्ष शब्द का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा क्या, सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों, सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। देखिए दुर्भिक्ष यानी अकाल का पहला नाम सोहगौरा अभिलेख में मिला। जो सोहगौरा अभिलेख है ना, उसमें सबसे पहले दुर्भिक्ष शब्द मिला, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे कभी अकाल आया हुआ था, है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त बराह भगवान पर हुन राज तोरमान का लेख अंकित है। एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त, है ना, एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त बराह भगवान पर हुन राज तोरमान का लेख अंकित है। अब इसका ऑब्जेक्टिव का आप आंसर कीजिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए। कह रहा है हुन राज तोरमान का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अभी तो बताए थे एरन मध्य प्रदेश में, है ना। हुन राज तोरमान का लेख
कहाँ मिलता है? एरन मध्य प्रदेश में मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है एरन मध्य प्रदेश, एरन नामक जगह से हुन राजा तुर्मान का लेख लिखा हुआ अभिलेख मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज में जाना होगा। देखिए 13 नंबर अपना क्वेश्चन हो जाएगा, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। ये 13 पॉइंट का है। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा है सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है? मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख में मिलता है। किसका? सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण मिलता है। देखिए होता क्या था कि सती प्रथा का सबसे पुराना लिखा हुआ प्रमाण एरन अभिलेखों में मिलता है। देखिए होता क्या था कि जब कोई राजा युद्ध में मर जाता था तो उसके ही चिता में क्या उसकी पत्नियां जल के मर जाती थी। तो ये एक रस्म था, ऐसे ही सबको करना होता था। ये इसी को क्या कहते हैं? सती प्रथा। बहुत बेकार था। देखिए कहता है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। ये अपना 14 पॉइंट है ना। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे बनता है। इसका ऑब्जेक्टिव कहता है रेशम बुनाई की जानकारी, है ना, रेशम बुनाई की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है। आप इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद जब आप लिखिएगा ना तो उसको देखिएगा कि हम कैसे कैसे पॉइंट को कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हमने कोई कसर छोड़ा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको हर हाल में हमको सिखाना है। अब मतलब एक छात्र था, उसने कहा कि मैम क्या कीजिए कि इसको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना उसको ऑब्जेक्टिव बदल के आप बताइए। तो मैंने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए कह रहा है रेशम बुनाई की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? इसका आंसर बताइए। तो मंदसौर अभिलेख से मिलती है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंदसौर अभिलेख से मिलती है। देखिए मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनाई करने वाले लोगों के बारे में लिखा है ना। अब 15 पॉइंट, नंबर नहीं 15 पॉइंट कह रहा है डॉक्टर DR भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया, है ना। ये पॉइंट था। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है मौर्य सम्राट अशोक का इतिहास किसने अभिलेखों के आधार पर लिखा, है ना। अब इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर DR भंडारकर ने, है ना। DR भंडारकर ने क्या किया? अभिलेख पढ़ के अशोक के जो मौर्य सम्राट अशोक हैं उसके इतिहास को लिख दिया। ये कितनी बड़ी बात है कि नहीं। अब हम लोगों से व्हाट्सएप का चैट पर ही नहीं जाती और इन्होंने क्या किया? अभिलेख पढ़ के उनका हिस्ट्री लिख दिया। अब देखिए डॉक्टर DR भंडारकर ने अभिलेख पढ़कर अशोक का इतिहास लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो 16 पॉइंट है प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख प्रस्ती कहलाते हैं, है ना। 16 नंबर। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए शिलालेख को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर कीजिए। तो राजाओं के प्रशंसा में लिखे गए शिलालेख को क्या कहते हैं? तो इनके शिला जो प्रशंसा के लिए लिखा जाता है ना उसको प्रस्ती कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं? प्रस्ती कहते हैं। जब किसी राजा की तारीफ लिखी जाती है तो उसे प्रस्ती कहते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इधर आएंगे अभिलेख की तरफ। देखिएगा बुक में क्या है ना कि ऐसे रेड कलर से ऐसे किया गया है और ऐसे करके क्या लिखा हुआ है? कोष्टक में लिखा हुआ अभिलेख और उसके नीचे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए ऐसे लिखा है हाथी गुम्फा अभिलेख, यहाँ मान लीजिए कि लिख दिया, है ना, यहाँ लिख दिया। उसके बाद विशेषता यहाँ लिख दिया, है ना। तो आइए शासक लिख दिया है इधर और शासक के नीचे ही फिर उसी कोष्टक में क्या लिखा है? यह अभिलेख तिथि रहित, मतलब ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है, ऐसा ही नहीं, यही लिखा हुआ है यह अभिलेख तिथि रहित है। देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख लिख के इसी कोष्टक में इसको लिख दिया है। उसके बाद शासक में लिखा है कलिंग राजा खारवेल। तो आइए इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है ना ये हाथी गुम्फा, देखिए हाथी गुम्फा कलिंग राजा खारवेल यह अभिलेख तिथि रहित है। कह रहा है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा का है? हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा का है? इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कलिंग राजा खारवेल, क्योंकि उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कलिंग राजा खारवेल का, है ना। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल द्वारा लिखा गया है। इनमें उनके शासन की बातें बताई गई हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट पॉइंट है चूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख। देखिए उसके बाद शासक के नाम में रुद्रदामन लिखे हैं। उसके बाद सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। ये पॉइंट में लिखा हुआ है। तो इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? आप आंसर कीजिए। कह रहा है कि चूनागढ़ अभिलेख में किस झील के बारे में बताया गया है? बताइए इसका आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन झील। सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है ना। बात वही है।
ये कह रहा है कि चूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन ने सुदर्शन झील के बारे में बताया है, सुदर्शन झील के बारे में बताया, मरम्मत करवाया था, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, 3 नंबर पॉइंट है अपना, कह रहा है कि नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी और सातवाहन, विशेषता सातवाहनों की उपलब्धि बताई गई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा। कहता है कि नासिक अभिलेख में किस वंश की उपलब्धि अब बताई गई है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन, है ना, सातवाहन। देखिए हम आंसर थोड़ा डिले करके बता रहे हैं ताकि आप अपने मन में बता दीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर हम ऐसे डायरेक्ट बताते जाएंगे तो फिर आप अपने आप को कैसे आंकेंगे कि हमको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तो पहले ही बता देंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा हम डिले करके बताते हैं ताकि आप अपना आंसर मार लें। नासिक अभिलेख सातवाहन वंश की ऐतिहासिक जानकारी देता है। अब आइए 4 नंबर कहता है प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त की विजय के बारे में जानकारी मिलती है। कहता है प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस राजा की विजय बताता है, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर बताइए तो क्या था, प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस राजा की विजय बताता है, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त की विजय बताता है ना, इसका आंसर हो जाएगा यह अभिलेख समुद्रगुप्त की बड़ी विजय का वर्णन करता है। अब आइए 5वां नंबर है एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल की जानकारी एहोल अभिलेख से, है ना। अब आइए कहते हैं एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो इसका आंसर तो बहुत ही आसान है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय, है ना, पुलकेशिन द्वितीय। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए ये जो पुलकेशिन करा ना कि एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी देता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मंदसौर अभिलेख, है ना, मंदसौर अभिलेख के बारे में बताया है मालवा नरेश यशोवर्मन और फिर रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी। अब इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कहता है कि मंदसौर अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है, मंदसौर जो अभिलेख है किसकी जानकारी मिलती है, तो इसमें रेशम बुनाई की जानकारी मिलती है ना, रेशम बुनाई की जानकारी मिलती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है मंदसौर अभिलेख में ये तो बता ही दिए। 7वां नंबर देखिएगा, कहता है ग्वालियर अभिलेख यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास, है ना। जो ग्वालियर अभिलेख है इसमें क्या होता है, आप इसका आंसर बताइए, आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कहता है कि ग्वालियर अभिलेख किस वंश के इतिहास से जुड़ा है, ग्वालियर अभिलेख किस वंश के इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार से जुड़ा हुआ है। अभी तो बताए थे गुर्जर प्रतिहार से, ग्वालियर अभिलेख में इसका क्या गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास लिखा हुआ है। अब आइए भीतरी एवं चूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त हुनों पर विजय का विवरण। 8वां नंबर का आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है, आंसर दीजिए। कहता है कि भीतरी और चूनागढ़ अभिलेख किसकी विजय बताते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर बताइए तो क्या होगा, इसको हुनो, है ना। भीतरी और चूनागढ़ अभिलेख हुनों की विजय बताती हैं, हुनों का, है ना। देखिए इन अभिलेखों में स्कंदगुप्त की हुनों पर जीत बताई गई हैं। अब आइए नेक्स्ट कहता है देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के बारे में जानकारी। 9 नंबर। अब इसका आंसर बताइए। कहता है देवपाड़ा अभिलेख किस शासक का है, बताइए देवपाड़ा अभिलेख किस शासक का है, इसका आंसर बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा विजय सेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विजय सेन, है ना। कहते देवपाड़ा अभिलेख किस शासक का है, तो विजय सेन का। देखिए कहते देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजय सेन के बारे में बताता है। अब आइए नेक्स्ट पेज में 10 नंबर, है ना। चलिए कह रहा है कि बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश, है ना। अब आइए 10वां नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए तो कह रहा है कि बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख किसके बारे में है, बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख किसके बारे में है, इसका आंसर फटाक से कीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन। देखिए बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख हर्षवर्धन के बारे में बताता है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, इन अभिलेखों में हर्षवर्धन की सफलताओं का उल्लेख है। अब आगे बढ़िए 11 नंबर पे आ जाइएगा। 11 नंबर कर रहा है बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख सतवाहनों की उपलब्धियाँ। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बालाघाट और कार्ले अभिलेख किस वंश की जानकारी देते हैं, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर सातवाहन वंश की जानकारी देती हैं, है ना, सातवाहन वंश की जानकारी। यह अभिलेख सातवाहनों की शक्तिशाली उपलब्धियों के बारे में बताता है। अब 12वां पॉइंट पे आ जाइए। कराई का अयोध्या अभिलेख शासक शुंग वंश और शुंगों की उपलब्धियाँ। 12 नंबर कराई अयोध्या अभिलेख किस वंश के बारे में है, इसका आंसर कीजिए। अयोध्या अभिलेख
किस वंश के बारे में हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, शुंग वंश के बारे में है ना, शुंग वंश के बारे में। कहता है अयोध्या अभिलेख शुंग वंश के बारे में जानकारी देता है। कहता है 13 नंबर आ जाइए, 13 नंबर में कह रहा है कि भरहुत अभिलेख शुंग, कहता है शुंग नरेन शब्द खुदा हुआ है जो शुंगों द्वारा निर्मित है ना। भरहुत अभिलेख जो है शुंग नरेन शब्द खुदा हुआ है जो शुंगों द्वारा निर्मित है। तो आइए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भरहुत अभिलेख में किस शब्द का उल्लेख है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? भरहुत। कहता है भरहुत अभिलेख में किस शब्द का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुंग नरेन, है ना, शुंग नरेन। अब आइए 14 नंबर की तरफ। कह रहा है भरहुत अभिलेख में शुंग वंश का नाम शुंगन नरेन के रूप में लिखा है। अब आइए 14 नंबर का आंसर कीजिएगा। कहता है एरन अभिलेख भानुगुप्त सती प्रथा का पहला साक्ष्य। आइए सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण कहाँ मिला? आंसर कीजिए। सती प्रथा का पहला अभिलेख, पहला लिखित प्रमाण कहाँ मिला? इसका आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख में मिला। किस में मिला? एरन अभिलेख में। सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण कहाँ मिला? एरन अभिलेख में मिला। ठीक है, अब देखिए कहता है एरन अभिलेख में सती प्रथा का सबसे पुराना लिखा हुआ प्रमाण मिलता है। अब आइए सिक्के में आ जाइए। देखिए सिक्के में आ जाइए, सिक्के वाले में आ जाइए। उसको देखिए, ये पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट सर का है, खान सर का बुक देख रहे हैं आप पॉकेट जी के, उसमें आप आ जाइए सिक्के में, है ना। सिक्के देखिए, सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, है ना। अपना 1 नंबर क्या हो जाएगा? सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर दीजिए। कहता है सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइए? इसका अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है ना। अब आइए नेक्स्ट। कह रहा है सिक्के के बारे में जानकारी जुटाने और समझने की कला को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इसमें हमें पुराने समय के लोगों और उनकी सोच के बारे में पता चलता है। अब आइए दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना, सीसा धातु के बनते थे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। अब आइए इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। कह रहा है कि पुराने सिक्के किन धातुओं से बनते थे? पुराने सिक्के किन धातुओं से बनते थे? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तांबा, चांदी, सोना, सीसा से बनते थे, है ना। आइए पुराने समय में सिक्के बनाने के लिए तांबा, चांदी, सोना, सीसा जैसी धातुओं का उपयोग होता था क्योंकि ये आसानी से मिलती थी और टिकाऊ थी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा पॉइंट देखिए, कह रहा है कि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहते हैं। अब इसका आंसर दीजिएगा। देखिए कह रहा है सबसे पुराने सिक्के को क्या कहा जाता है? सबसे पुराने सिक्के को क्या कहा जाता है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के कहा जाता है। देखिए सबसे पहले बनाए गए सिक्के जिन्हें हाथ से मारा गया होता था उन्हें आहत सिक्के कहा जाता है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4वां पॉइंट देखिए, 4 नंबर पॉइंट देखेंगे। इसी को साहित्य में करशापन कहा जाता है। इसी को साहित्य में करशापन कहा जाता है। अब आइए इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर दीजिए। कहता है कि आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? आहत सिक्के को जो साहित्य है, साहित्य में क्या कहा जाता है? इसका आंसर बताइए। तो सिंपल है ना, करशापन कहा जाता है। अब आइए 5वां नंबर। कहता है पुराने समय की किताबों और लेखों में आहत सिक्के को करशापन कहा जाता है। अब देखिए 5वां पॉइंट है। कहता है सर्वप्रथम सिक्के पर एवं शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर एवं शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले सिक्कों पर किसने लेख लिखा? सबसे पहले सिक्कों पर किसने लेख लिखा? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाए एवं शासकों ने। अभी तो बताए थे एवं शासकों ने, है ना। देखिए सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का काम एवं शासकों ने किया था, जिससे हमें हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलता है ना। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर देखिए, 6ठा पॉइंट देखिए। 6ठा पॉइंट कह रहा है कनिष्क के सिक्के से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। कनिष्क के सिक्के से उनका बौद्ध धर्म का होना अनुयायी होना प्रमाणित होता है ना। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे, कब से बोल रहे हैं ना, इसीलिए शब्द इधर उधर हो जा रहा है। सब बहुत इतना प्रैक्टिस नहीं है ना। देख रहा है कनिष्क के सिक्के से क्या पता चलता है? इसका आंसर बताइए। तो कनिष्क के सिक्के से क्या पता चलता है? इसका आंसर हो जाएगा वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था, है ना।
अब आइए, कनिष्क के सिक्कों पर बौद्ध धर्म के निशान मिलते हैं जो बताते हैं कि वह बौद्ध धर्म को मानता था। हो गया ना क्लियर। अब आइए 7वां पॉइंट करा है, इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन क्या है, शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। अब इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, आइए देखिए। कह रहा है किन शासकों के इतिहास का मुख्य स्रोत सिक्के हैं, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन है ना, इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन। अब देखिए ये अपना ऑप्शन लिख लीजिएगा। कहता है कि इन शासकों के बारे में हमें उनकी बनाई सिक्कों से सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है ना। ख़त्म। अब नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। सिक्के आज ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, सिक्के ख़त्म हो जाएंगे, बाकी क्लास नेक्स्ट डे करेंगे। कहता है आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे। 8वां पॉइंट, आरंभिक कराना कि आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे। आज के ज़माने में चांदी होता तो लोग लॉकेट बनवा लेता। देखिए कह रहा है कि आरंभिक सिक्के अधिकतर किस धातु के होते थे, तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चांदी के होते थे, है ना। अब देखिए कह रहा ना कि शुरू के समय में ज़्यादातर सिक्के चांदी के बनते थे क्योंकि चांदी मजबूत और सुंदर होती है। अब आइए 9वां पॉइंट देखिए, कह रहा है कि जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। जबकि 9वां पॉइंट में लिखा है कि जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। अब देखिए तांबे के सिक्के प्राचीन काल में कैसे होते थे, तांबे के सिक्के प्राचीन काल में कैसे होते थे, ज़्यादा कम, कितना, बहुत कम होते थे, है ना, बहुत कम होते थे। अब आइए 10वां नंबर की तरफ। कहते पुराने समय में तांबे के सिक्के कम बनाए जाते थे इसलिए हमें वे कम ही मिलते हैं। अब आइए 10वां नंबर पॉइंट पे, ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। ये सिक्के क्या कहलाते थे, पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। 10वां नंबर। अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, कह रहा है कि तांबे के उन सिक्कों को क्या कहते हैं जिन पर खास निशान होते थे, है ना, जिन पर खास निशान होते थे। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए तो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंचमार्क सिक्के, है ना। तांबे के उन सिक्कों को क्या कहते हैं जिन पर खास निशान होते थे वो है पंचमार्क सिक्के। शायद इधर लग रहा है ना कि बारिश आ गया, इसीलिए थोड़ा सा हम डिले कर दिए ज़्यादा। देखिए कहता है कि तांबे के सिक्कों पर जो खास निशान बने होते थे उन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों संतुष्टि नहीं हो रही है, एक बार और देख लेते हैं। कहता है ना तांबे के उन सिक्कों को क्या कहते हैं जिन पर खास निशान होते थे, तो पंचमार्क सिक्के कहते हैं ना। तांबे के सिक्कों पर जो खास निशान बने होते थे उन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। 11 नंबर देखिए, जब तक पॉइंट हमको क्लियर नहीं होता है ना कि हम बच्चों को अच्छे से नहीं बता पाए तब तक मन में संतुष्टि नहीं आती है, इसीलिए कभी कभी फिर से रिपीट करना होता है। ध्यान मेरा बाहर था, बारिश आ गया इसलिए। अब देखिए कह रहा है कि रोमन सिक्के अरिकमेडु यानी पुडुचेरी के पास से प्राप्त हुए। 11वां पॉइंट अपना है, ज़्यादा पॉइंट बचा नहीं है, ठीक है। 11वां देखिए कहता है रोमन सिक्के अरिकमेडु पुडुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, कहता है रोमन सिक्के कहाँ से मिले, रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं, इसका आंसर बताइए। रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी के पास अरिकमेडु से मिले हैं। पुडुचेरी के पास अरिकमेडु से मिले हुए हैं। कहता है कि रोमन साम्राज्य के सिक्के भारत के अरिकमेडु नामक जगह से मिले हैं जो पुडुचेरी के पास हैं। अब आइए 12 नंबर। कह रहा है उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। उत्तर भारतीय मंदिरों की, देखिए उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा। कहता है उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती हैं, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली कहा जाता है। देखिए उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला होती है उस पर उसे नागर शैली कहा जाता है। अब 13वां पॉइंट देख लीजिएगा। कह रहा है दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती हैं, है ना। दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती हैं। अब इसका आंसर बताइए आप क्या होएगा। कह रहा है कि दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या है, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या है, इसका आंसर कीजिए, बताइए फटाक से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली कहलाता है। देखिए अब आगे चलेंगे तो आगे 14 नंबर है, 14 पॉइंट है। जबकि दक्षिणान के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़, देखिए नागर और द्रविड़ दोनों शैलियाँ का प्रयोग हुआ है, वे बेसर शैली के नाम से
बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं, है ना। जबकि जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियाँ हैं उसे क्या कहते हैं, बेसर शैली के नाम से, बेसर शैली के मंदिर के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर दीजिए, छोड़िए सब्जेक्टिव। कह रहा है कि जिन मंदिरों में नागर और द्रविड़ दोनों शैली होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभी बताए थे, बताइए। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। हाँ, आप कमेंट में आंसर नहीं बताते हैं, इसका आंसर कमेंट कीजिए, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए। बेसर शैली के मंदिर, बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। ज़्यादा हम जिद नहीं पकड़ेंगे, है ना। कहता है कुछ मंदिरों में दोनों शैलियाँ मिलती हैं, ऐसे मंदिर बेसर शैली कहलाते हैं, बेसर शैली के कहलाते हैं ना, बेसर शैली के कहलाते हैं। अब आइए 15वां पॉइंट, कह रहा है कि कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई हैं, ये 15वां पॉइंट है। तो इस पॉइंट का हम ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएं, देखिए। कहता है कुषाण, गुप्त और पूर्वोत्तर काल की मूर्तियां हमें क्या बताती हैं, इसका आंसर दीजिए आप, क्या बताती हैं, बताइए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक आस्थाओं और कला का ज्ञान बताती हैं, है ना। कुषाण, गुप्त और गुप्तेश्वर काल की मूर्तियां हमें मूर्ति क्या ही बताएंगी भाई, धार्मिक आस्थाओं और कला का ज्ञान बताती हैं। अब देखिए, कहता है इन कालों में बनाए गए मूर्तियों से हमें पता चलता है कि लोग किस धर्म में विश्वास करते थे और उस समय की कला कैसी थी, है ना। अब आइए 16वां पॉइंट पे आ जाएंगे। कहता है जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है, जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर कीजिए। कहता है कि मूर्तियों से हमें क्या समझने को मिलता है, बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि मूर्तियों से हमें क्या समझने को मिलता है, तो लोगों की धार्मिक आस्थाएं और कला समझने को मिलता है ना। देखिए, कहता है कि ये मूर्तियाँ ये बताती हैं कि आम लोग किस तरह से पूजा करते थे और उनकी कला कैसी थी, है ना। अब आइए 17वां पॉइंट, कह रहा है, अब नहीं, ये बहुत कम बच गया। कहता है भरहुत, बोधगया, सौंची और अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अपना ये पॉइंट है, भरहुत, बोधगया, सौंची और अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आंसर दीजिए, इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। कहता है कि भरहुत, बोधगया, सौंची और अमरावती की मूर्तियाँ क्या दिखाती हैं, इसका आंसर बताइए, क्या दिखाती हैं हमें। कहता है कि आम लोगों के जीवन की असली तस्वीर दिखाता है। भरहुत, बोधगया, सौंची और अमरावती की मूर्तियाँ जो हैं वो क्या दिखाती हैं, आम लोगों के जीवन की असली तस्वीर दिखाती हैं। अब आइए, कह रहा है इन जगहों की मूर्तियाँ हमें बताती हैं कि पुराने समय में आम लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था, है ना। अब 18 नंबर आ जाइए। कहता है कि अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासत्र राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वता सर्वकालिक है ना। 18 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। नहीं, आंसर कैसे बताएंगे, यहाँ पे देखिए सर का पॉइंट था। अब यहाँ पे कह रहा है कि अजंता गुफा के चित्रों में कौन कौन से विषय देखे जा सकते हैं, अजंता गुफा के चित्रों में कौन कौन से विषय देखे जा सकते हैं, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा माता तथा शिशु, मरणासन्न राजकुमारी, है ना, मरणासन्न राजकुमारी, इसके बारे में, है ना। अब देखिए, कह रहा है कि अजंता गुफा के चित्र बहुत सुंदर हैं, सुंदर और ख़ास है। ये जीवन के अलग अलग भाव दिखाते हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आगे आएंगे। कितना है अभी, हाँ बस लास्ट है। जिससे गुप्तकालीन, कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। सर का पॉइंट है, कहता है जिससे गुप्तकालीन, कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, देखिए। इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, कह रहा है कि अजंता के चित्र हमें किस काल के जीवन की जानकारी देती हैं। इसका आंसर लास्ट वाला का आंसर कमेंट में बता दीजिए। कहता है अजंता के चित्र हमें किस काल के जीवन की जानकारी देते हैं। इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल की जानकारी देती हैं, है ना। अब आइए, कह रहा है ये चित्र गुप्त काल की कला और लोगों के जीवन की सच्ची तस्वीर दिखाते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेद साहित्य स्रोत, है ना, जो वेद हैं उसको देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।